देखिए, आपने तो अब तक जिन सवालों पर लोगों की राय पूछी है, सभी सवालों पर जनता का रुख बहुत सकारात्मक नहीं है। अगर इसके बाद भी संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसे ही खुशफहमी में रहिए। 1 साल आपका निकल गया, जनादेश तो पक्का 5 वर्षों के लिए है जी, लेकिन ऐसे प्रचंड जनादेश का भी देश में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि जनता ने 2-3 वर्षों के अंदर पोस्टमार्टम करके रखा है जी। तो अगर आप नहीं चेते ऐसे संकेतों को देखकर, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय हमारा काम आसान कर देंगे। चलिए, बहुत बेहतर। और राजीव राय जी, आपके हिसाब से क्या? फिर उसी पुरानी बात पर आऊंगा जी कि आपके 10 मंत्री फेल है तो आप पास कैसे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा पैमाना है कि जिस मुद्दे पर, जिस उम्मीद के साथ आपको देश ने, जनता ने चुना था कि आप काला धन लाएंगे, आप विकास करेंगे, आप रोजगार देंगे, आप चीन को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, आप हर मुद्दे पर फेल हुए। 20 साल बाद पाकिस्तान का झंडा देश में लहराने लगा। जब आप उन हर मुद्दों पर जिन पर आप सरकार में आए थे वो फेल हैं, आपके 10 मंत्री फेल हैं, तो आप पास नहीं है। 3 से भी कम नंबर आपके हैं। मेरा ये आकलन है दोनों पैमानों पर। चलिए, हम 2 संपादकों की राय अभी जरा बचा कर रखना चाहेंगे। हम एक बार फिर आपके सामने जो महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछे थे, आइए जरा एक बार फिर आपके सामने रखें कि न्यूज नेशन ने अपने इस ओपिनियन पोल में, जहां हमने इस सर्वे में सवाल सामने रखे जनता के सामने कि मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को आप कैसे आंकते हैं, उस पर जो तमाम जवाब सामने आए हैं, आइए आपके सामने उन सवालों को एक बार फिर से दोहराएं ताकि इस पर हम विस्तृत चर्चा एक बार फिर कर सकें। सबसे पहला सवाल यह था, 1 साल के कामकाज को 10 में से कितने नंबर आप देते हैं जनता के हिसाब से? 48% जनता ने 5 स्टार नंबर इस पर हमारे रिस्पॉन्डेंट्स ने दिया है, यानी 7 से 10 का आंकड़ा। और सिर्फ 25% ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि यह सरकार बेहतर काम करती नहीं दिखाई दे रही। 2 स्टार यानी कि 0 से 4 तक का आंकड़ा सिर्फ 25% लोग यहां पर देते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर औसत की बात करें तो करीब 75% लोग हैं जो इस सरकार के कामकाज को अच्छा मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा था, क्या पिछले 1 साल में महंगाई कम हुई है? 52% लोगों का कहना था कि महंगाई कम नहीं हुई है। 12% का कहना था कि वो कह नहीं सकते, उन्हें कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। और 36% का मानना है कि महंगाई कम हुई है। तीसरा बड़ा सवाल जो हमने सामने रखा था, क्या मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी है? इस पर राय बिल्कुल आधी आधी बटी हुई निकल कर आती है। 37% लोगों का मानना है कि नहीं, यह किसान विरोधी नहीं है, और 37% का मानना है कि किसान विरोधी है। जबकि एक बहुत बड़ा तबका 26% इस पर अपनी कोई राय सामने रखता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर कम से कम जनता के बीच में अपनी बातों को पूरी तरीके से सामने नहीं रख पा रही है। काला धन क्या मोदी सरकार वापस लाने में कामयाब हो सकती है? 45% लोगों का यह मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। जी हां, यह आंकड़ा प्रदर्शित करता है कि काले धन को लेकर मोदी सरकार ने जो तमाम वायदे किए थे उस पर अब लोगों का एतबार बड़ा कम होता चला जा रहा है। यह चिंता का विषय मोदी सरकार के लिए आने वाले दिनों में बन सकता है। अगला सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या मोदी सरकार में जरूरत से ज्यादा विदेशी दौरे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही जरूरत से ज्यादा विदेशी दौरे करते रहे हैं? 52% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत से ज्यादा विदेश यात्रा पर जाते दिखाई दे रहे हैं, और यह शायद उनके लिए भी चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। अगला सवाल हमने सामने रखा, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों से सरकार की छवि खराब हुई है? 44% लोगों का मानना है कि हां, ऐसा हुआ है, और ये मोदी सरकार के लिए एक बार फिर चिंता का विषय बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, और अगला सवाल जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है, जिसके नतीजे जो सर्वे में हमने पूछा था कि मोदी मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, क्या उनका रवैया तानाशाह है? 39% लोगों ने कहा हां, 41% ने कहा नहीं, और 20% इस पर कोई राय नहीं दे पाए हैं। मोदी सरकार किसकी सरकार है, हमारा अगला सवाल सर्वे में था। तो उद्योगपतियों की सरकार है, 44% लोगों ने यह कहा। आम आदमी की सरकार है, 32% लोगों ने कहा। और विरोधी जो आरोप लगाते हैं कि किसान विरोधी सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये सर्वे भी उसी ओर जाता हुआ नजर आया, जब 7% लोगों ने कहा कि किसानों की सरकार है, और 17% ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आज यानी कि 1 साल बाद, मोदी सरकार के शपथ लेने के लगभग 1 साल बाद अगर चुनाव हो जाए तो क्या जनता का रुख होगा? 34% लोगों का मानना है कि वो एक बार फिर से एनडीए को चुनते दिखाई देंगे। 21% लोगों का मानना है कि वो यूपीए सरकार को चुनना पसंद करेंगे।
अन्य पार्टियों की सरकार को लेकर 25% लोगों का रुझान सामने आता दिखाई देता है, जबकि 20%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 20% लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल उन्हें कहां जाना है और वो किस तरह वोट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जरा एक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं और ये सिर्फ चर्चा के लिए ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह आंकड़ा ये है कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो एनडीए गठबंधन को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखें, उसमें 39% मतदान मिला था, ये लोगों का समर्थन उन्हें मिला था, जबकि यूपीए को 23% लोगों का वोट मिला था। हमने जो सर्वे दिखाया था उसके हिसाब से भी 34% लोग बीजेपी के साथ थे और 21% यूपीए के साथ थे। अगर इसी आंकड़े को आज हम लेकर आते हैं और आज चुनाव की बात सामने आती है तो वो सामने आता है कि 34 और 25%। ये अपने आप में प्रदर्शित करता है एक तरह से कि दरअसल मोदी सरकार को लेकर जो एक तरह से भावना है वो तटस्थ बनी हुई है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में ना तो बढ़ाव या बहुत ज्यादा झुकाव नहीं। लेकिन एक बात यहां जो स्पष्ट दिखती है, ये जो 20% का जो आंकड़ा है, जो कांट से का आंकड़ा है, ये बहुत कुछ तब्दील करता दिखाई दे सकता है। रामकृपाल जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, अगर आपके सर्वे में एक चीज से जो मैं आज चौंका हूं जी, और वही शायद लिटमस टेस्ट है, पूरे एक साल के भीतर मोदी जी अगर किसी एक चीज पर फंसते हुए नजर आ रही थी ये सरकार, तो वो था लैंड बिल, सबसे बड़ा। बाकी और जितनी चीजें रही हो, चाहे आप काला धन कह लें, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरी करी, ये ऐसा मुद्दा हो गया था। और आज की तारीख में परसेप्शन में जो था, ऐसा लग रहा था कि पूरे देश में मेजॉरिटी इस सवाल पे, क्योंकि किसान, देखिए जैसे किसान अगर नाराज है तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण जनता नाराज है तो शहरी मध्य वर्ग होता कितना है। लेकिन अगर आपका ये आंकड़ा जो 37 जी, वही इस बात को साबित करता है कि परसेप्शन एक अलग चीज है, रियलिटी अलग है। तो कई बार मैं आपकी इस चीज को इसलिए पूरी की पूरी उसमें जो आप फाइनल जो देख रहे हैं कि अभी भी है, मेरा ये कहना है कि जो काम करता है उससे शिकायतें होती हैं, लेकिन अभी शिकायतें मोह भंग के लेवल पर नहीं पहुंची हैं। जी, हम आपसे 20 तरह की शिकायतें होंगी। नेहरू का अखबार नेशनल हेराल्ड कभी नहीं पढ़ा गया। अखबार वो पढ़ा जाता था जो नेहरू जी की आलोचना करता था जी, लेकिन वोट सब नेहरू जी को देते। रामकृपाल जी से मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि शिकायतें हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी नाकामी है कि उन शिकायतों को आप इस कदर भुना नहीं पाए हैं कि मोहभंग की दिशा में बढ़ा सके? मैं वही बात कह रहा था कि आप देखिए 56 दिन के बाद राहुल जी लौट के आए और इसके बीच में सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक मुद्दे पर सोनिया जी के पास गई थी कि हम आपकी छतरी के नीचे खड़े होना चाहते हैं, राष्ट्रपति के यहाँ चलिए। सिर्फ वो लैंड बिल था। इसके पहले आप देखिए हर चीज पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लैंड बिल के सवाल पर सब लोग। लेकिन उर्मिलेश जी जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखना हूं कि 20% कामकाज के बाद, मतलब एक साल बाद, 5 साल में से 20% टाइम खत्म हो गया, उसके बाद यदि 5% लोग निराश हो रहे हों, 39% लोगों ने वोट दिया था 2014 में, और आज न्यू जनरेशन के सर्वे पे 34% लोग उसके समर्थन में। इसको 1-2% आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आप कहें कि सर्वे अलग है, तो क्या ये एक गंभीर मसला नहीं है या चिंता का विषय नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कि 5% लोग एक साल में, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि यूपीए सरकार का यूपीए 1 तो बहुत स्मूथली निकल गया था, लेकिन एनडीए सरकार एक साल बाद ही 5% की लोकप्रियता यदि छोड़ रही है, कम हो रही है, गिरावट आ रही है, तो वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए मोदी सरकार के लिए? नहीं, मैं यहीं पर थोड़ा भाई रामकृपाल जी से असहमत होता हुआ ये मानता हूं कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि आपका सर्वे ये बिल्कुल सही कहता है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो फिर मोदी सरकार आ जाएगी। ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि लोग 5 साल सरकार चुनते हैं इस देश में, वो हर साल के लिए चुनाव नहीं करते। तो मोदी सरकार फिर आएगी अगर 1 साल के अंदर चुनाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट सर्वे इज करेक्ट। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि ये सरकार ने 1 साल में जो तस्वीर दिखाई है अर्थव्यवस्था की, जो अपनी समाज नीति की, शिक्षा नीति की, रक्षा नीति की, विदेश नीति की, ग्रामीण नीति की, भूमि नीति की, उससे गहरी निराशा लोगों में है। तो आज की तारीख में अगर कारपोरेट, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अखबार भी कह रहे हैं कि कारपोरेट जो उन पर लुटा हुआ था, एक समय फिदा था बिल्कुल, उसमें भी निराशा है। शहरी मध्य वर्ग का एक तबका खुशहाल जरूर है, लगभग वो नाराज नहीं है, कह सकते हैं आप उनके साथ कितने नंबर दे रहे हैं? लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में
गहरी निराशा है और यह निराशा लगातार बढ़ रही है। निम्न मध्य वर्ग में गहरी निराशा है और यह लगातार बढ़ रही है। अगर शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, एकेडमिक क्षेत्र में माय गॉड जिस तरह की गहरी नाराजगी सरकार को लेकर है, आप शिक्षा और शिक्षा का जो क्षेत्र है आप भले उसको छोटा कहें, लोगों को प्रभावित करता है। इस बात को रखना चाहता हूं कि अभी भी, लेकिन अगर आप देखें तो 48% लोग मानते हैं कि 5 स्टार परफॉर्मेंस सरकार का है और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। जाहिर बात है निराशा है इस बात। सुधांशु जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुधांशु जी बहुत स्वागत है आपका। आप हमारा सर्वे लगातार देख रहे होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं आप कुछ देर से हम जुड़ पाए हमारे साथ, लेकिन जो रेटिंग आ रही है वो ये दिख रही है कि भाई आपकी सरकार बहुत अच्छा काम करती दिख रही है। कम से कम 48% लोग ये मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप मुद्दों पर आते हैं, मुद्दों पर धीरे धीरे लोग अब आपसे विमुख होते दिखाई देते हैं। जो एक पूरा समर्थन आपके साथ था बड़े पैमाने पर, अब धीरे धीरे वहां विरोधाभास आता दिखाई दे रहा है। लोग काले धन के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, विदेशी दौरे के मुद्दे पर, पाकिस्तान और चीन की विदेश नीति को लेकर उस पर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। क्या ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है सरकार का? आप इसे ऐसा मानेंगे या आप मानते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत करेक्शन करने की जरूरत है और शायद अगले साल जब हम सर्वे करें तो आप इसे भी ठीक कर लेंगे? देखिए, एक तो मोटी बात यह है कि आपके सर्वे ने दिखाया कि 48% लोग इस सरकार के कार्यकाल को काम को बहुत अच्छा मान रहे हैं। अब इसके बाद जो आप कहते हैं कि डिफरेंट इश्यूज पे प्रॉब्लम आती है, उसमें बहुत सारी परिस्थितियां भी हैं। जैसे महंगाई कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज है जो सिर्फ परसेप्शन पे नहीं चलती, उसके आधिकारिक आंकड़े होते हैं सरकारी और गैर सरकारी। हाँ, मगर फिर भी मैं कह रहा हूं जनता को क्यों लगेगा महंगाई नहीं कम हुई, क्योंकि बहुत सारे खाद्यान्न से जुड़े हुए वस्तुओं की महंगाई नहीं कम हो पाई। उसका एक कारण यह भी रहा कि मार्च के महीने में जिस प्रकार की बारिश हुई और उससे फसलों को जैसा नुकसान हुआ, तो उस कारण से फूड आइटम्स को में जितनी कमी आनी चाहिए थी वो नहीं आई होगी। तो ये एक तात्कालिक परिस्थिति है, शॉर्ट टर्म की चीज है। आने वाले महीनों में ये हम इसको ओवरकम करेंगे और एक प्रभावी नियंत्रण महंगाई में दिखेगा। जैसा कि पिछली सरकार में हम 98 में आए तो 9 से 9.5% की विकास दर थी, 2004 में छोड़ा तो 2009 से 9.5% की महंगाई दर थी, जब छोड़ा तो 4.5% की महंगाई दर थी। इसलिए हमने करके दिखाया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और करके दिखाएंगे। सुधांशु जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल था कि जो सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसमें तो 48% लोगों ने डिस्टिंक्शन दिया है, लेकिन जो 10 मंत्री हैं उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। उसमें सबसे अच्छी खबर आपके लिए ये हो सकती है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर तो हैं ही, लेकिन आप राजनाथ सिंह जी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उस सर्वे में राजनाथ सिंह अकेले ऐसे मंत्री हैं जो सबसे ठीक परफॉर्म कर पाए हैं अन्य मंत्रियों के मुकाबले में। तो क्या ये माना जाए कि अब ऑफिशियल तौर पर सबसे पावरफुल और नंबर 2 मिनिस्टर राजनाथ सिंह ही है नरेंद्र मोदी के बाद इस सरकार में, क्योंकि उनका कामकाज ही दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की सांगठनिक शैली से काम करती है, हमारे यहां ये नंबर 1 नंबर 2 का कोई बहुत महत्व नहीं होता है। हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है पिछले 67 साल में जिसमें हर 3 साल के बाद अध्यक्ष बदलता है, नैसर्गिक दृष्टि से हमारा नेतृत्व बदलता है, दीनदयाल जी के जमाने से लेकर अटल जी के जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक। तो यह विषय तो दूसरी पार्टियों में है, कांग्रेस जैसी पार्टियों में जहां 1 से लेकर 10 तक सब रिजर्व ही रहता है केवल एक परिवार विशेष के लिए, तो वहां पर यह विचार का विषय होता है। हाँ, परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, कई मंत्रालयों का कामकाज ऐसा होता है, जैसे गृह मंत्रालय के बहुत से ऐसे काम होते हैं या अधिकांश ऐसे काम होते हैं जो आप पब्लिक डोमेन में बता ही नहीं सकते कि क्या चल रहा है। हाँ, कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिनकी हर चीज पब्लिक डोमेन में दिखती है, तो उन्हें उसकी कहीं कहीं पर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो फायदा मिलता है, और कहीं परिस्थिति प्रतिकूल है तो नुकसान मिलता है। एक रेल मंत्रालय जो कि सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, रेल मंत्रालय, सुरेश प्रभु जी की कार्यक्षमता पर कोई सवाल शायद नहीं उठा सकता, टिप्पणी भी नहीं करना चाहेगा, लेकिन ऐसा परसेप्शन है कि सुरेश प्रभु जी बहुत डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे सर्वे में बात निकल कर आई, करीब 50% से ज्यादा लोग उन्हें 2 स्टार दे रहे हैं। चिंता का विषय हो सकता है ना? देखिए, इस पूरे के पूरे विषय को मैं थोड़ा समग्र रूप से कहना चाहूंगा कि भारत की स्थिति इन 67 वर्षों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में, रेल हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, शिक्षा हो,
न सिर्फ खराब थी बल्कि कुछ क्षेत्रों में दयनीय स्थिति थी। और उस परिस्थिति का संपूर्ण कायाकल्प जो कि जनता की अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, और वह पूरी होगी, मैं कह रहा हूं, मगर वह केवल 67 हफ्तों से भी कम समय में इतना व्यवहारिक रूप से दिख जाए कि जनता को विश्वास होने लगे, तो कई बार उस चीज को मैं स्वीकार करता हूं कि जनता को लग रहा होगा कि जितना तेजी से होना था उतना तेजी से नहीं हुआ। जैसे मैं ये भी कहता हूं 99 में हमारी सरकार 98 में आई थी जब आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, अगर आपने 99 के सर्वे ध्यान हो तो वो सरकार को उतना अच्छा नहीं बताते थे, मगर आपने देखा था 2001, 2 और 3 आते आते तमाम अच्छी चीजें अर्थव्यवस्था में और अन्य चीजों में दिखाई पड़ने लगी थी। जी, उसी प्रकार से एक निश्चित समय मिलेगा जिस दिशा में हम आगे बढ़े हमें दिखाई पड़ेगा। चलिए, और अगर हम बात करें, मोदी जी के दौरों पर भी एक बात करें। अगर अजय जी आप मुझे माफ करें तो मैं एक लाइन में कमेंट करूंगा सुरेश प्रभु जी के मंत्रालय पर। जी, मैं एक सेकंड सुधांशु जी की एक आखिरी टिप्पणी सुनिए। जी सुधांशु जी, मोदी जी के विदेशी दौरे पर आप कुछ कह रहे थे, उसका तो उर्मिलेश जी अपनी बात रखेंगे। जी जी, मैं विदेशी दौरों पे यह कहना चाहूंगा कि एक गुणात्मक अंतर भारत की स्थिति में आया है 21वीं सदी में। जी, अब हम एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है, तो हमारी रीति नीति का बहुत बड़ा हिस्सा इस समय विदेश से गवर्न होगा। और यह भी आप समझिए, ग्लोबलाइजेशन का जितना बड़ा एरा इस समय में है, समकालीन विश्व में इससे पहले नहीं था। तो यदि भारत को उस यथार्थ को समझना है और उसमें अपनी प्रभावी भूमिका निभानी है, तो विदेशों के साथ पहले ही वर्ष में इस प्रकार के सीधे और जीवन संबंध स्थापित करना जरूरी था, जो मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। जी उमलेश जी। हाँ, मैं एक छोटी सी बात कह रहा था सुरेश प्रभु जी के बारे में जी, और मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन मैं निजी तौर पे मेरा ये परसेप्शन है, और मैं राजापुर भी गया हूं उनके उस चुनाव क्षेत्र में जहां उन्होंने बहुत बड़े दिग्गज मधु दंडवते जैसे नेताओं को हराया था। देखिए, राजापुर में पूरे कार्यकाल में वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, और राजापुर शहर को अगर आप देखें तो आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया जैसे पूर्वांचल के जिलों से भी गई गुजरी हालत में है, जबकि महाराष्ट्र के जिस इलाके में है वहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। मेरा इशारा कोस्टल बेल्ट है जो कोंकण का इलाका है। दूसरी बात यह है कि वो जिस मंत्रालय में रखे गए हैं वो सीधे जनता और विकास से जुड़ा हुआ है। वहां पर इनका जो परफॉर्मिंग जो स्किल है वो बिल्कुल उसका पर्दाफाश हो रहा है कि ये इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट अफेयर्स में तो कामयाब इस तरह के मंत्री हो सकते हैं जिनका पूरा परसेप्शन केवल हायर स्ट्राटा के लिए और जो उच्च वर्ग हैं उनके लिए, फाइनेंस के लिए, एफडीआई के लिए, निवेश के लिए हो सकता है, लेकिन जनता के कामकाज के परफॉर्मेंस में नहीं। मैं तो मानता हूं कि राजनाथ सिंह, जेटली, रविशंकर प्रसाद जैसे परफॉर्मर्स, ये चूंकि इनके पास जनता के बीच जाने का, इंटरैक्ट करने का अनुभव है, इसलिए ये लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। सुरेश प्रभु की भारतीय मीडिया में एक महिमामयी छवि बनाई गई है कि मानो वो बहुत महान परफॉर्मर हैं, जबकि न अपने चुनाव क्षेत्र में अच्छा उन्होंने कभी परफॉर्म किया और न तो कभी अपने मंत्रालय के साथ किया। जी, अब आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दा सुधांशु हम आपके सामने रखना चाहेंगे, और यह मसला है दरअसल जो विदेश नीति की बात आप कर रहे थे और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, हम उसी से जुड़ा हमने एक सवाल पूछा था। 2 सवाल जो मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर आप जरा अपनी बातों को सामने रखें। हमने ये सवाल पूछा था कि क्या मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन को मुंहतोड़ जवाब दे पा रही है। इसमें 29% लोगों ने हां कहा था और 44% लोगों ने ना कहा था। हम चाहेंगे कि इस पर आप टिप्पणी रखें। और दूसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या आपकी राय में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सही था, गलत था। 43% लोग मानते हैं कि पीडीपी में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सही नहीं था, गलत था। मैं चाहूंगा कि इस पर आप जरा अपनी नीति सामने रखें कि आखिरकार क्या हासिल हो रहा है आज आपको जम्मू कश्मीर में, खास करके तब जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तब भी वहां पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद को हमेशा सबसे आगे रखती है, आज उसे सर झुकाकर बर्दाश्त कर रही है। देखिए, आपने जो 3 विषय कहे, विदेश नीति, फिर पड़ोसी देश यानी मुख्यतः भारत और चीन, और तीसरा जम्मू कश्मीर, मैं तीनों का उत्तर देता हूं। विदेश नीति में हमारी सरकार जिस मामले में पिछली सरकारों से बिल्कुल भिन्न है। वैसे देखिए, कहा जाता है स्ट्रेटेजिक नीति और इकोनॉमिक नीति विदेश नीति में लगभग एक समान रहती, मगर हमने 2 ऐसी चीजें चुनी हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं चुन पाई। एक,
भारतवंशी समुदाय को एड्रेस करना, इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करना, जो प्रधानमंत्री जिस जिस देश में गए उन्होंने किया। भारतीय डायस्पोरा इस समय वर्ल्ड में एक बड़ा प्रभावी और एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो गया है भारत की छवि को बनाने। दूसरा, जी, भारत एक ऐसा देश है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक की बात तो बहुत देश करते हैं, जिसके पास इतना स्ट्रांग कल्चरल पोटेंशियल है। शायद ही दुनिया में कोई 2-4 ऐसे देश होंगे जो 50 देशों के साथ सांस्कृतिक और सभ्यता मूलक संबंध हो। उनको जिस प्रकार से प्रयोग किया है, चाहे नेपाल हो, चाहे जापान में जाना हो, चाहे चीन में जाके वो करना हो, या आपने देखा मंगोलिया में परसों उनको जो घोड़ा प्रेजेंट किया गया जिसका नाम भगवान बुद्ध के घोड़े के ऊपर था। इस प्रकार के ये 2 नए आयाम विदेश नीति में हमने खोजे। अब आप आइए पाकिस्तान और चीन पे। जी, पाकिस्तान और चीन से हमारे जिस प्रकार के संबंध हैं, यह सत्य है कि कई बार उन विषयों को लेकर आम जनमानस में एक तीखी धारणा रहती है। हमने उसके बारे में काम किया है। सीमा पर फायरिंग इससे पहले भी हुई, मगर यह पहला मौका था हमारी सरकार में जब सीमा पे फायरिंग हुई और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जाके कहता है कि भारत जो है वो अति कर रहा है सीमा के ऊपर। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कहता है कि भारत जिस ढंग से आक्रामक शैली में बोल रहा है, मुझे उसी शैली में जवाब देना पड़ेगा। यह परिस्थिति पहले नहीं आई थी। चीन के साथ संबंधों में चीन के मोदी जी वहां गए, दोनों बार मोदी जी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने सीमा विवाद का विषय भी उठाया, इस ट्रिपल वीजा का विषय भी उठाया। आप इससे तुलना करिए, सलमान खुर्शीद जी गए थे, उन्होंने उनसे पूछा गया सीमा विवाद का विषय उठाया, तो कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं थी। सुधांशु जी एक सवाल है, जम्मू कश्मीर जी, जम्मू कश्मीर एक प्लीज जी, जम्मू कश्मीर सुधांशु जी। चीन पे एक बिंदु और कह दूं कि भारत और चीन के संबंधों के इतिहास में यदि केवल एक मौका ऐसा आया है जब चीन भारत के पक्ष में झुका है, तो तब जब चीन ने सिक्किम से अपना दावा हटाया था, तो 2003 में अटल जी की बीजिंग यात्रा में, और इस बार मोदी जी ने नाथुला पास जो सन 62 की लड़ाई के बाद 2003 आप वो तमाम चीजें गिना रहे सुधांशु जी, सुगम रूप से चलेगा। जम्मू कश्मीर पर आइए ना, ये मुद्दा आज ज्वलंत है। जम्मू कश्मीर पे जी जी, जम्मू कश्मीर पे आते जी। देखिए, जम्मू कश्मीर में हम ये मानते हैं कि पीडीपी और हमारे बीच में भारी वैचारिक मतभेद हैं। इसके बावजूद हमने यह एक प्रयोग किया कश्मीर घाटी को विकास की उस धारा में लाने के लिए जिसमें कि पूरा देश, लेकिन सुधांशु जी इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि समस्याएं आनी थी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, आनी थी, इसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार थे। मगर मैं उदाहरण देके कहना चाहता हूं सुधांशु जी, इसी से जुड़ी एक बात पहले इससे सवाल जुड़ा हुआ है। जैसे 1998 में जब वाजपेयी सरकार आई थी, आपके पास गठबंधन की सरकार थी, तब आपने कहा कि आपके जो मूल मुद्दे हैं उन्हें हम अलग रखेंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार है। आज 2014 की मोदी सरकार बहुमत की सरकार थी, उसके बाद भी आपने क्षमा चाहता हूं आप सबों से, सुधांशु जी आपसे भी क्षमा चाहूंगा, मजबूरी है, वक्त की कमी की वजह से इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचार भिन्न भिन्न होते दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, मोदी सरकार को न्यूज नेशन के इस ओपिनियन पोल से एक बात स्पष्टता दिखती है कि करीब 48% लोग मानते हैं कि यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब दिक्कत यह है कि मुद्दों पर अब लोगों को जरा धीरे धीरे एक डिसल्यूजनमेंट की स्थिति आती दिखाई देती है, और ये शायद मोदी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आने वाला साल मोदी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण साल होगा, और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।